नमस्कार। शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आपके लिए लेकर आता हूं मैं कहानियां, कविताएं, साहित्यकारों से बातचीत। तो आज हम एक ऐसे साहित्यकार की कहानी लेकर आए हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद या फणीश्वरनाथ रेणु जैसे कहानीकारों की तरह से वो गांव की कहानियाँ लिखते हैं। उनका नाम है शिवमूर्ति। लेकिन गांव की कहानियाँ सीधी सादी नहीं होती हैं, वो कहानियाँ होती हैं सवाल उठाने वाली, हक की बात करने वाली। तो ऐसी रचनाकार की जो रचनाएं हैं उनके बारे में अगर बात करूं तो उन्होंने कसाई बाड़ा, सिरी उपमा जोग, भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र जैसी कहानियां लिखी हैं। केशर कस्तूरी कथा संग्रह है जिसमें कहानियां संकलित हैं। त्रिशूल और तर्पण उनके उपन्यास हैं। उनका एक जो कहानी है कसाई बाड़ा, उस पर बहुत सारे नाटक के शोज हो चुके हैं, मंचन हो चुके हैं। उसी प्रकार एक कहानी है त्रिया चरित्र। इस पर फिल्म जगत के मशहूर फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी, इस फिल्म के जो कलाकार थे वो भी बहुत मशहूर थे, नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी, जिन्होंने मुख्य किरदार निभाए थे। तर्पण एक छोटा सा उपन्यास है जिसके ऊपर फिल्म बनाई गई, वो भी बहुत शानदार फिल्म थी। इसके बाद मैं बात करूं कि कुच्ची का कानून, ये कहानी संग्रह है। इसमें कई कहानियां हैं जिसमें से कुच्ची का कानून एक बड़ी कहानी है। इसके अलावा बनाना रिपब्लिक भी बहुत ही ज़रूरी कहानी है। उसके अलावा है कहानी जुल्मी। तो आज मैं कुच्ची का कानून की बात करूंगा। कुच्ची एक ऐसी स्त्री है जो अपने हक की लड़ाई लड़ती है और अपने कोख की लड़ाई लड़ती है। तो चलिए इस पर हम और ज़्यादा विस्तार से ऐसे बातें न करके कहानी ही सुनाते हैं जिससे आप उसका आनंद लेंगे। तो चलिए हम कहानी आरंभ करते हैं। गांव की औरतों ने दांतों तले उंगली दबाई। अचरज तो इस बात का है कि गांव की उन बूढ़ियों सयानियों को भी कानों कान भनक नहीं लगी जो अपने को 30 मार खां समझती हैं, जो मानती हैं कि गांव की किसी बहू बेटी को साथ पर्दे में छिपाकर की गई हरकत भी उनकी नजरों से बच नहीं सकती। वे अब भी अंदाजा नहीं लगा पा रही हैं कि सांडनी ने किस छैल छबीले को भेड़ा बनाया, और भेड़ा बनाया तो छिपाया कहां। झटके में हुई राह चलंतु कमाई ये तो हो नहीं सकती। 4-6 दिन का इत्मीनानी संगसाथ चाहिए। सबसे पहले चतुरा अय्या की नजर पड़ी। नई पीढ़ी की उन कुछ बहू बेटियों को छोड़कर जिनके घर में पक्के संडास बन गए हैं, गांव की औरतें अब भी दिशा मैदान के लिए सुबह शाम बाबा के पोखरे वाले जंगल में जाती हैं। जिन घरों में संडास बन चुके हैं उन घरों की बूढ़ियां और चिरानी पुरानी हो चुकी बहुएं भी जंगल जाना ज्यादा पसंद करती हैं। उनकी ये आदत मरने के साथ ही जाएगी। पानी बूंदी के मौसम में मजबूरन घर में जाना पड़ा तो नाक मुंह पर कपड़ा लपेट कर अंदर घुसती हैं। जंगल जाना सिर्फ जंगल जाना नहीं होता। जो सुख झुंड में बदकुच्चन से मिलता है ना, वो घर में कैद रह जाने से कैसे मिलेगा। एक की बात खत्म नहीं होती कि दूसरी की शुरू हो जाती है। घर वापसी हो जाती है और बात खत्म नहीं होती। तब चलते चलते पूरा झुंड रुक जाता है। उस दिन वापस लौटते लौटते उजास फैल गई थी। पुरवा के झोंके से पल भर के लिए कुच्ची का आंचल उड़ा कि चतुरा अय्या की नजर उसके पेट पर पड़ी। इतना चिकनाया पेट, 5 महीने का उभार। उनकी आंखों के कोए फैल गए। अभी तक सभी की आंखों में धूल झोंकती रही है बछेड़ी, लेकिन एकदम मुहांमुही कहे कैसे। पद में वे कुच्ची की अजिया सास यानी कि सास की भी सास लगती हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात पेट में दबाकर रखें भी तो कब तक, अफारा हो जाएगा। वे सारे दिन बेचैन रहीं। वायु भर आई, सांस उखड़ने लगी। किसी तरह राम राम करके दिन काटा। शाम को मिलते ही उसे घेरा, बाय गोला करो, कहां से ले आई रे बहुरिया। अंदर तक हिल गई कुच्ची। हाथ पैर के रोए परपराकर खड़े हो गए। चतुरा अय्या जैसी छछंदी दूसरी कौन है गांव में।
बहुत कुछ सुन रखा है उसने। 5-6 बच्चों की महतारी होने तक जिधर से निकलती थी, पानी में आग लगाती चलती थी। जिसके मर्द से हंसकर बोल लेती, उसका जनाना को जूड़ी चढ़ जाती थी। कांपती आवाज को काबू में करती हुए वो मिमियाई, बाय गोला का रोग सात दुश्मन को लगे अय्या। फिर ये कोंच में क्या छिपा रखा है? अय्या ने उसकी नाभि में उंगली धंसाते हुए पूछा। मुझे तो 5-6 महीने का लगता है। तू हूं गजब बाटू अय्या, जब देने वाला ही चला गया तो बाय गोला क्या मैं परुआ पा जाऊंगी? बगल चलने वाली पड़ोसन ने टहोका मारा। गोला देने वालों की कौन कमी है इस गांव में? जरा सी नजर फंसी नहीं कि ले गोला। तब तक कुच्ची संभल चुकी थी। छिपाने से कितने दिन छिपेगा? जवाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी जल्दी देना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। जिसको आना है वो तो अब आकर रहेगा अय्या, छिपाने से लौट थोड़े जाएगा। ना आने के भी 1000 रास्ते हैं बहू। तेरे आदमी को मरे 2 साल से ज्यादा हो गए होंगे। आने वाला आ गया तो किसका नाम धरेगी? किसी का नाम धरना जरूर है क्या अम्मा? अकेले मेरा नाम काफी नहीं है? चतुरा अय्या कुच्ची के आगे आ खड़ी हुई। उसकी दोनों बाहों को पकड़कर झिझोड़ते हुए फुसफुसाई, ऐसे कैसे बोल रही है रे? किसी ने भूत प्रेत तो नहीं कर दिया? तेरे जेठ बनवरिया को खबर लगी तो पीस कर पी जाएगा। जेठ से क्या मतलब भैया? मैं उनकी कमाई खाती हूं क्या? उनका चूल्हा अलग, मेरा अलग। ऐसे कर्म और ऐसा जवाब, सब सन्न रह गई। ससुर तो पहले ही कम बोलते थे। इकलौते जवान बेटे की मौत ने उन्हें एकदम गूंगा कर दिया। श्राद्ध का सारा कर्मकांड उन्होंने सिर झुकाए झुकाए निपटाया। घुटा सिर, बिना दाढ़ी मूछ वाला चेहरा, अंदर को धंसी आंखें। उनको लगता रहा होगा कि बेटा कमाने धमाने लगा, अब उन्हें गृहस्थी के झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। हाई स्कूल में 2 बार फेल होने के बाद बजरंगी चचेरे भाई बनवारी के साथ बोरिंग के काम में लग गया था। इलाके में धरती का पानी तेजी से नीचे खिसक रहा था, जिससे पट्टा पुल्ली वाले पुराने ट्यूबवेल पानी छोड़ने लगे थे। हर साल 1-2 ट्यूबवेल पानी छोड़ते थे। अब बिना 150-200 फीट गहरी बोरिंग किए, बिना सबमर्सिबल मोटर डाले पानी नहीं मिलने वाला था। दोनों भाइयों ने सही समय पर इस काम में हाथ सधाया। 1500 रुपये रोज की कमाई करने लगे। मोटर और पाइप की खरीद पर डीलर से मिलने वाला कमीशन अलग। इस साल खुद अपने चक में बोरिंग कराने का इरादा किए था बजरंगी कि वज्रपात हो गया। तेरही के दूसरे दिन जब सारे मेहमान चले गए तो कुच्ची के बाप ने उसे किनारे बुलाकर मध्यम आवाज में समझाया, तुम्हारा दाना पानी अब इस गांव से रूठ गया है बिटिया। अब यहाँ की मोह माया छोड़ो, कुछ खा पी लो और चलने की तैयारी करो। यहाँ की चीजें, गहना गीठी सास को सौंप कर चलना है। पैर के नाखून से नम फर्श की मिट्टी कुरीदते हुए सिर झुकाए उसने पूछा। फिर अंदर जाकर अपनी कोठरी में घुस गई। खड़े नहीं रहा गया। एक कोने में जमीन पर बैठ गई। यहाँ की चीजें क्या हैं? यहाँ की चीजें अभी तक यहाँ और वहाँ की चीजों को अलगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, आज पड़ गई। उसे परंपरा से पता था कि अब यह घर उसका नहीं रह जाएगा। जिस खूंटने से बांधने के लिए उसे लाया गया था, जब वो नहीं रह गया तो उसकी आंखें झरने लगीं। ससुराल से मिले गहने, पायल, बिछुआ, झुमका और अंगूठी तो उसने उतार लिया, लेकिन नाक की कील उतारते हुए उसके हाथ कांपने लगे। कील के अंदर के पेंच ने घूमने से इनकार कर दिया। कल तक ये चीजें उसकी थीं, आज पराई हो गईं। 2 चप्पलें थी, एक गौने में मिली थी, एक अभी 2 महीने पहले वे लाए थे। क्या दोनों छोड़नी पड़ेंगी? नंगे पांव जाना पड़ेगा? सास कोठरी में घुसी तो वकील की पेंच खोलने में ही परेशान थी। उसने सास से मदद ली। सूनी नाक को उंगलियों से छूते हुए उसे अजीब लगा। सास ने उसे अखबार में भरते हुए कहा, चाहती तो हूं कि तुम्हें कभी न जाने दूं, लेकिन किस अख्तियार से रोकूं। जाओ, तुम्हें इससे अच्छा घर वर मिले, हमसे अच्छे परानी मिले, कोस दो कोस पर रहना
तो कभी कभार हमारी खबर भी लेते रहना। गले लगकर दोनों कुछ देर तक सिसकती रहीं। अचानक उसे याद आया कि अभी जानवरों को पानी नहीं पिलाया। बिना पिलाए चली गई तो कहो दिन भर प्यासे ही रह जाएं। वो बाल्टी लेकर बाहर आई और हैंडपंप से भरकर पानी उन्हें पिलाने लगी। कुएं से पानी भरने की मेहनत से बचाने के लिए बजरंगी ने पिछले साल ये हैंडपंप लगवा दिया था। नीले वेलवेट की एक छोटी सी थैली में वो अपने गहने रखती थी। इसमें सोने के टॉप्स और जंजीर थी। इनको उन्होंने 2 महीने पहले खरीद कर दिया था। अभी सास को इसकी जानकारी नहीं थी। हर महीने दूसरे महीने मोटरसाइकिल पर बैठाकर वे उसे पिक्चर दिखाने शहर ले जाते थे। पिक्चर दिखाने और गोलगप्पे खिलाने। उसे गोलगप्पे का खट्टा पानी बहुत पसंद था। वो कराहते हुए कहती, पेट में बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। सास घबरा जाती, उनसे कहती, ले जा किसी डॉक्टर को दिखा दे। लौटने पर पूछती, क्या बताया डॉक्टर ने, कुछ उम्मीद है? वो मुस्कुराकर इनकार में सिर हिला देती। कभी कभी ब्लाउज से निकाल कर कैल्शियम या क्रोसिन की गोलियों की स्ट्रिप दिखा देती। पेट दर्द महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाता। टॉप्स और जंजीर भी लौटा दे कि साथ लेती चले। वो कुछ देर तक दुविधा में रही, फिर तय किया, क्या फायदा, जब देने वाला ही चला गया। वो जब भी उन्हें पहनेगी वे आकर सामने खड़े हो जाएंगे। सास के हाथ में पकड़ाने से पहले उसने थैली का मुंह खोलकर गिना दिया। आपके दिए 5 थान, साथ में टॉप और जंजीर, इन्हें वे 2 महीना पहले लाए थे, सहेज लीजिए। सास ने बिना देखे थैली का मुंह बंद करके कमर में खोंस लिया। कुच्ची ने बक्से का ताला खोलकर लाल रुमाल में लिपटा एक छोटा पैकेट निकाला और सास के हाथों में पकड़ाते हुए बताया, इसमें 7,000 रुपये हैं, उन्होंने हमें रखने के लिए दिए थे। पैकेट लेकर सास ने फिर उसी बक्से में डाला और ज़मीन पर पड़ा ताला बक्से में लगाकर चाबी अपने आंचल की टोंक में बांध ली। सास बाहर निकली तो वो फिर अपना सामान सहेजने लगी। अपना क्या था, सब तो यहीं का था। वो खुद भी यहीं की हो चुकी थी, आज फिर मायके की हो रही थी, बल्कि अब कहीं की नहीं रह गई थी। किनारी वाला एक झोला और प्लास्टिक की डोलची ही उसके मायके की थी। 2 साड़ी, 2 ब्लाउज, पेटीकोट, एक छोटा शीशा, एक कंघी, सिंदूर की छोटी डिब्बी, क्लिप का पैकेट और सूती शॉल जो विदाई के समय उसकी मामी ने दिया था। उन्हें रखने के लिए डोलची और झोला पर्याप्त थे। फ्रेम में मढ़ा पति के साथ 3 महीने पहले खिंचाया हुआ एक फोटो भी आले से झांक रहा था। इसे वो अपनी चीज़ मान सकती थी कि नहीं? जो भी हो, उसे भी उसने संभाल कर झोले में डाल लिया। विदाई की बात जानकर आसपास की औरतें भी आ गईं। एक लड़की ने उसकी डोलची और झोला उठा लिया। जेठानी उसे अखबार में लेकर बाहर निकलने में मदद करने लगी। 2 साल पहले घूंघट निकाले गर्दन झुकाए, चूड़ियाँ खनकाते धीमे कदमों से चलते हुए उसने इस ड्योढ़ी में प्रवेश किया था। तांबे के पुराने बड़े पैसे के बराबर बुंदा लगाए, पान खाए, महावर से एड़ी रंगे, चुनरी ओढ़े हंसती हुई सास ने परीक्षण करने के बाद उसे बड़े दुलार से डोले से उतारा था। पलाश के ताज़े नरम पत्तलों पर एक एक पैर रखवाते हुए अखबार में समेट कर ड्योढ़ी के अंदर प्रवेश कराया था। एक एक पत्तल बिछाने के एवज में नाउन ने नेक में 1-1 रुपये लिए थे। 11 कदम के 11 रुपये। कांपते कदमों से चलती हुई वो बाहर आई। एक तरफ ससुर चारपाई पर बैठे थे। सिर का पल्लू थोड़ा आगे खींचकर उसने ससुर के पैर पकड़ लिए। खता कसूर माफ करना बाबू। बुढ़ाऊ फपक पड़े। बेटे को तो भगवान ले गए समधी, उन पर कोई जोर नहीं चला। बहू को आप लिए जा रहे हैं। अब हमारे दिन किसके सहारे कटेंगे? वापस ले जाने के लिए तो भेजे नहीं थे समधी, लेकिन कुच्ची के बाप का गला रुंध गया। वे अंगोछे से आंसू पोंछने लगे।
लड़की ने झोला और डोलची साइकिल की हैंडल में दोनों तरफ टांग दिया। जेठानी को भेंटने के बाद कुच्ची ने सास के पैर छुए, फिर औरतों के समूह से गले मिलने पैर छूने लगी। लौटी तो बाप ने पूछा, दे दिया सब? उसने घूंघट तनिक उठाते हुए स्वीकार में सिर हिलाया। बाप ने ऊंची आवाज में बताया, आपका दिया हुआ गहना गीठी सास को सौंप कर जा रही है मेरी बेटी। उसे इसी समय सहेज लीजिए समधी जी, ताकि बाद में कोई तकरार न पैदा हो। इतनी भीड़ देखकर बाहर बंधी भैंस खूंटे के चारों तरफ पगहे को पेरते हुए चुकरने लगी। ये भैंस भी गौने में उसके साथ मायके से आई थी। उसके आदमी को गवही खाने के नेक में दिया था उसके बप्पा ने, तो क्या उसके साथ भैंस को भी लौटना होगा? वो धीमे कदमों से भैंस के पास गई, उसके गले लग गई। किसी की नज़र उसके नंगे पैरों पर पड़ गई। एक लड़की दौड़कर अंदर गई और चप्पल की जोड़ी लाकर उसे पहनाने लगी। सास को अचानक दांती लग गई। औरतों ने उन्हें गिरने से बचाया और ज़मीन पर लिटा दिया। उनके मुंह में सीपी से पानी डालने की कोशिश होने लगी। मुंह पर छींटे मारे जाने लगे। औरतों के बीच फुसफुसाहट तेज हो गई। चतुरा अय्या ने आगे बढ़कर उसके बाप से कहा, अभी बूढ़े बूढ़ी बहुत सदमे में है समधी। खुद अपने खाने के सुध नहीं है और खूंटे से चार चार जानवर बंधे हैं। ये बिना चारा पानी के मर जाएंगे। जाना तो एक दिन है ही, लेकिन आज का जाना ठीक नहीं लग रहा है। महीने खांड में जब ये दोनों प्राणी कुछ संभल जाते हैं तब ले जाते तो ना खरता। बाप ने बारी बारी सबके चेहरे देखे, फिर बेटी का मुंह जोहा। कुच्ची ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, हम एक आध महीने में आकर लिवा जाएंगे बिटिया। और साइकिल के हैंडल में टंगी डोलची झोला उतार कर बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। बजरंगी की लाश चिता पर रखने के साथ ही किसी चोर दरवाजे से बनवारी के मन में ये बात आई थी कि अब बजरंगी की खेती बाड़ी घर द्वार पर उसी का हक है। खून के रिश्ते में सबसे नज़दीक वही ठहरता है। जगेसर रमेसर दो सगे भाई, जगेसर से वो और रमेसर से बजरंगी। उसे आज से ही काका काकी का विश्वास हासिल करना होगा। पूरे 4 बीघे की खेती है। 4 बीघे का लालच कम नहीं होता। जमीन की कीमत पिछले 5-6 साल में किस तरह आसमान पर चढ़ी है, इसे क्या किसी को बताने की जरूरत है? ये तो कहो कि अभी काकी जिंदा हैं। न होती तो कौन रात के अंधेरे में अपनी औरत को काका का पैर दबाने के लिए भेज देता? कोई ठिकाना है? कौन कब बूढ़े को रातों रात बोलेरो में बैठा कर ले उड़े, तहसील ले जाकर खुद को वारिस दर्ज करा ले या घर बार खेती बाड़ी की रजिस्ट्री करा ले? कोई ठिकाना है? जालिया लोगों के गिरोह मोटरसाइकिल पर इन दिनों गांव गांव घूम रहे हैं। किसकी खतौनी लगाकर 10-5 लाख का लोन ले उड़े, कोई ठिकाना है? बूढ़े अशक्त नावल या विधवा तो उनके लिए नरम चारा हैं। पकड़ में भी आ गए, मुकदमेबाजी भी हो गई तो उन्हें चिंता नहीं है। मुकदमे का फैसला होने के पहले वे बूढ़े विधवाएं बैकुंठ धाम चले जाएंगे। इसलिए न सिर्फ काका काकी के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम करना है, बल्कि उनकी चौकीदारी भी करनी है। कौन उनके घर आ जा रहा है, इस पर नज़र रखनी होगी। उसने अपनी सुलक्षणी को अच्छी तरह से समझा दिया कि सुबह शाम जाकर हालचाल लेती रहो। क्रियाक्रम का खर्च वर्च भले काका ने किया, लेकिन दौड़ धूप का सारा काम उसी ने संभाला। यह औरत पता नहीं क्यों अब अपना रास्ता नहीं लेती, वरना वो काका काकी को अपने चौके में ही खिलाने लगता। बाप तो विदा कराने आया ही था। गांव की औरतें राह का रोड़ा बन गईं। काकी को भी उसी समय दांती लगनी थी। बेटा मरा तो नहीं लगी दांती, पतोह जाने लगी तो दांती लग गई। उसने सुलक्षणी को भी सहेज दिया कि जितनी जल्दी हो सके इस औरत के लिए दूसरा घर वर खोजने में अपने भाइयों को लगा दे। इस औरत के जाते ही वो सबसे पहले काका को तहसील ले जाकर खतौनी में अपनी वरासत दर्ज कराएगा। फिर दोनों को लेकर उधर से ही चारों धाम की यात्रा पर निकल जाएगा। इस साल बजरंगी दोनों लोगों को भेजने ही वाला था। कहूँगा बजरंगी नहीं है तो क्या, मैं कोई गैर हूँ? मैं भी तो बेटा ही हूँ। सिर्फ खर्चा नहीं दूंगा, साथ साथ चलूंगा भी। सगे बेटे से बढ़कर सेवा करूंगा।
कहते हैं बद्रीनाथ का रास्ता इतना बीहड़ है कि कब कौन किस खड्ड में समा गया कुछ पता नहीं चल सकता। सीधे पातालपुरी पहुंचता है गिरने वाला। पहले के ज़माने में तो जाने वाला अपना अच्छा चावल छींट परोट जाता था, यानी घर परिवार से अंतिम विदा लेकर। लौट आए तो ठीक, नहीं तो जैसी आराम। रोते पीटते लौट कर दोनों का क्रियाक्रम कायदे से निपटा देना होगा बस। सहसा एक ख्याल ने उसके बदन में झुरझुरी पैदा कर दी। कहीं इस औरत की कोख में बजरंगी का अंश न ठहर गया हो। तब आखिर 2 महीने हो गए, ये जाती क्यों नहीं? इसके बाप ने लौटकर खबर नहीं ली। बिना इसके गए तो कोई स्कीम आगे बढ़ नहीं सकती। वो सोचता है कि इतनी गुप्त स्कीम बनाने के पहले गांव के एकाध पिचारी लोगों का मन मुंह भी ले ले। कहीं फंसने फंसाने का खतरा हो तो उसकी काट भी खोज ली जाए। 3-4 दिन बाद पहले बलई बाबा बुलाने आए थे। सुलक्षणी बता रही थी कि उनकी ट्यूबवेल ने पानी पकड़ना बंद कर दिया है। वो टाल गया था, सोच रहा था कि एक आध चक्कर और लगा ले तब जाए। बलई बाबा खा पी कर रात के अंधेरे में द्वार से थोड़ा हटकर पाकड़ के पेड़ के नीचे मूंज की चारपाई पर बिना कुछ बिछाए लेटे हैं। नंगे बदन, पसीने से लथपथ, धोती को ऊपर तक खींचकर लंगोट की शक्ल दे दिया है। बाध पर पीठ रगड़ रगड़ कर खुजला रहे हैं। हाथ का बना बेना डुलाकर मच्छर भगा रहे हैं। बाबा पाए लागी। बनवारी उनका पैर छूने के साथ साथ दबाने भी लगता है। कौन? बनवारी। खुश रहा बेटवा, इतनी रात में? आप गए थे ना मुझे खोजते हुए घर तक? हाँ हाँ बेटवा, बोरिंग पानी छोड़ रही है, घंटे भर भी चलना मुश्किल। कल आकर देख लेते हैं। लेकिन छोड़ काहे रही है? पाइप में लीकेज होगा या पानी का लेवल नीचे चला गया होगा। एक लेंथ पाइप लाकर डालना पड़ेगा। कितने की आएगी एक लेंथ? पैसा भी लेते जाना। अरे पैसा कहीं भागा जा रहा है बाबा, पहले ठीक कर दें फिर ले लेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने जो काम सीख लिया। घर का आदमी घर का ही होता है, नहीं तो किसके पास दौड़ कर जाते। और बताओ। और क्या बताएं बाबा, भगवान बड़ी विपत्ति में डाल गए। लक्ष्मण जैसा भाई साथ छोड़कर चला गया। सचमुच बजरंग बली की तरह आज्ञाकारी था। जहां लगा दो जुट जाता था। उसी के बल पर मैंने बोरिंग का काम इतना फैला लिया था, समझिए दाहिना हाथ टूट गया। अब काका काकी का बोझा भी तो मेरी खोपड़ी पर आ गया है। तुम्हारी खोपड़ी पर क्यों? अभी तो रमेशर दोनों प्राणी खुद टाँट हैं। अरे रखवाली तो करनी होगी बाबा, पता नहीं कब कौन किधर को भरमाने लगे, बहलाने फुसलाने लगे। प्रॉपर्टी का मामला बहुत खतरनाक होता है। वारिस कमज़ोर दिखा तो ज़मीन फोड़कर 10 दावेदार पैदा हो जाते हैं। बुढ़ापे में बुद्धि भी बहुत आगे पीछे चलने लगती है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नज़र अभी से रमेशर की जगह ज़मीन पर लग गई है? कहने को तो कह दिया, लेकिन उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि ज़्यादा कड़ी बात कह दी। सवेरे उससे ट्यूबवेल बनवाना है। ऐसे में ऐसी कड़ी बात सर्वथा नीति विरुद्ध है। जगह ज़मीन का लालच मुझे नहीं है बाबा। काका जब तक जिंदा हैं जोते बोएं, लेकिन उसके बाद तो मेरा हक बनता ही है। मैं ये तो न होने दूंगा कि कोई गैर उनके नज़दीक फटके। मेरे भी 3-3 बेटे हैं, तो गैर कहाँ से आ जाएगा? अभी तो बजरंगी की बेवा ही मौजूद है। अरे वही तो, अब उसका यहाँ क्या काम है? 2 महीने से खूंटा गाड़ कर बैठी है, जवान जहान बिना बाल बच्चे वाली। उसे तो खुद ही अपना रास्ता पकड़ लेना चाहिए था। अब क्या मार कर निकाला जाए तब जाएगी? अरे भाई, मार कर कैसे निकालोगे? ब्याह कराई है। कहने के साथ बलई बाबा ने अपनी जीभ काटी। यही आदत नहीं गई उनकी, चाहे जितनी कड़वी हो, सही बात मुंह से निकल कर रहती है। जीभ ये भी नहीं सोचती कि किस आदमी से क्या गरज अटकी है। वे बहकी बात को संभालने की कोशिश करते हैं। अगर इतनी दूर की सोच रहे हो तो तुम ही क्यों नहीं रख लेते? मैं
बनवारी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। और क्या, लंबी चौड़ी है, कमासुत है, हंसलोर और जवान है। लेकिन वो तो मेरी भयहू लगेगी बाबा, भयहू को तो छू भी नहीं सकते। बजरंगी मुझसे 10 साल छोटा था। गोसाई जी बहुत पहले मना कर गए हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, पाप पड़ेगा। अरे पाप तो तब पड़ेगा जब कुदृष्टि से भी लोग को गोए। उसे राजी कर लो, उसका मन जीत लो। 100 बात की एक बात, पट जाए तो सब जायज़ है। बनवारी का हाथ बाबा के पैरों पर तेज तेज चलने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद कहता है, मजाक तो नहीं कर रहे बाबा, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, उसे मर्द चाहिए, मर्द मिल जाएगा। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। रमेशर दोनों प्राणी को रोटी चाहिए, उनकी रोटी पक्की हो जाएगी। सबका उखड़ा कूल बैठ जाएगा। लेकिन क्या बाबा? कहते हैं 2 औरतों के बीच पड़ा मर्द वैसे ही जलता है जैसे देसी भट्ठे की ईंट, धुआं निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। सुलक्षणी तुम्हारा जीना हराम कर देगी। बनवारी कहीं खो जाता है, देर तक खोया रहता है, फिर उठते हुए कहता है, चलता हूँ बाबा, ट्यूबवेल कल शाम तक पानी देने लगेगी। प्रणाम। नई और मन माफिक राह पाकर बनवारी का दिमाग और तेज चलने लगा। इस इलाके में ज़मीन का रेट 5-6 हज़ार का बिस्वा चल रहा है। 4 बीघा माने 5-6 लाख। सुलक्षणी इतनी बुद्धू तो है नहीं जो हाथ आती प्रॉपर्टी को लात मारे, और मारेगी तो रहेगी कहाँ? अपनी जनाना का मुंह बंद करना कौन मुश्किल काम है? रोज सुबह शाम 4 डंडा पड़ेगा तो 10 दिन में बोलती बंद हो जाएगी। कुच्ची को उसने कभी भी नजर भर नहीं देखा। ऐसे तो रोज ही काम पर निकलते समय बजरंगी को लेने उसके दरवाजे पर जाता था। मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही वो खाने के डिब्बे का झोला बजरंगी को पकड़ाने के लिए घूंघट काढ़े निकलती थी। उसकी जवान देह की महक हवा के झोंके के साथ उसकी सांसों में भी समाती थी। हवा के झोंके से कभी घूंघट हिलता तो लाल होंठों के बीच उजली हंसी की झलक भी मिल जाती थी। एक आध बार आंखों की मछलियां घूंघट के पीछे कौंधी भी थी। और आवाज़ कितनी मीठी है, बोलती है तो लगता है गा रही है। वो कल्पना की आंखों से देखने लगा। कितनी मोटी मोटी जंघाएं उसकी आंखों को सबसे ज्यादा पकड़ती हैं, उसकी भरी भरी छातियां, उनका कदम कदम पर हिलना दलकना बांध कर नहीं रखती। सुलक्षणी तो एकदम सीख सलाई है। उसका सब कुछ बहुत छोटा छोटा है। उसके दाहिने पंजे में चुनचुनाहट होने लगी। साल भर पहले बाजार में गीत बजता था, गोरिया के जोबना खजाना गोरी दिलदार कब होए। कैसे कोई दिलदार बनता है? आड़े ओटे अंधेरे उजाले में घात लगाकर पटक तो कभी भी सकता है, लेकिन पटाना, पटकना जितना आसान, पटाना उतना ही मुश्किल। पटाने की विद्या वो आज तक नहीं सीख पाया। आज देखो, उसी विद्या की जरूरत पड़ गई। उस दिन दोपहर में पता चला कि कोऑपरेटिव के गोदाम पर यूरिया बट रही है। यूरिया की इतनी किल्लत रहती है कि आते ही खरीदारों की लाइन लग जाती है। गोदाम खुलते ही 2.5-3 घंटे में सारा स्टॉक खत्म। पिछड़ गए तो गए। रबी की फसल के लिए 15-20 दिन बाद ज़रूरत पड़ने वाली थी। बुढ़ऊ यूरिया लेने चले गए तो जानवरों को चराने के लिए उसे जाना पड़ा। शाम को जानवरों को चराकर लौट रही थी तो देखा खोर के बगल वाले खेत में जेठ धान के आखिरी बोझ के पास खड़े हैं। अब तक तो जेठानी भी साथ साथ ढो रही थी, लेकिन लगता है आग अदहन के लिए वो घर चली गई। इंतजार कर रहे होंगे कि कोई उधर से गुजरे तो उसे बोझ उठाने के लिए आवाज़ दें। वो पास पहुंची तो उन्होंने हाथ के इशारे से बुलाया, जरा उठा दे रे छुटकी। वो न हाँ कह सकी न नहीं। सारी दुनिया को पता है कि छोटे भाई की पत्नी को छूने का पद नहीं पहुंचता बड़े भाई का। बनवारी के दोबारा बुलाने पर वो खेत की मेड़ तक पहुंचकर बोली, हम कैसे उठा दें, छू नहीं जाएगा। अरे छू कैसे जाएगा, बीच में तो बोझ रहेगा। वो दुविधा में पड़ गई। पीठ पर पति की छाया रहती तब भी एक बात थी, बेवा औरत को ज्यादा ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। पता नहीं किस बात का क्या मतलब निकाल लिया जाए। बनवारी ने मजबूरी बताई,
कोई और दिखाई पड़ता तो मैं खुद ही तुझे न बुलाता। बात तो सही है, अगर वो बिना उठाए चली जाए तब भी ठीक नहीं लगता। अंधेरा हो रहा है, अब इधर से कौन गुजरने वाला है ये पता नहीं, कब तक किसी के इंतजार में यहीं खड़े रह जाएं। उसके गाय बैल आगे बढ़े जा रहे थे, वो किसी की फसल न चौपट करने लगे। वो जल्दी जल्दी पास पहुंची, बोझ उठाकर बनवारी के सिर पर रखवाया और जैसे ही मुड़ने की हुई कि बनवारी ने दाहिने पंजे से उसकी बाईं छाती दबोच ली। उसने चिहूक कर उनके हाथ को झटकना चाहा, लेकिन पकड़ इतनी सधी हुई थी कि मुक्त होने के लिए उसे जमीन पर बैठ जाना पड़ा। माग से उसकी आंखें भर भर आ गईं। इतना पाप पाले हुए हैं ये उसके लिए अपने मन में। संभली तो उठते हुए इतना ही बोल पाई, ये काम ठीक नहीं किया बड़कऊ। सब मन के मानने की चीज है रे। बोझ को सिर पर साधते हुए मुड़कर बोला बनवारी, एक दूसरे के काम आने से जिंदगी हलुक होकर कटती है। रुलाई के आवेग में उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। बड़ी बेरहमी से पकड़ा था, जान निकल गई। वो कुछ देर तक वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। बनवारी की इस घटियारी के बारे में सास को बताए या नहीं, अगर किसी ने देख लिया हो और बाद में सास को बताए तो वे यही समझेगी कि ज़रूर ये दोनों का सधा बधा मामला होगा, वरना बहू जेठ का बोझ उठाने क्यों जाती। बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद देर रात गए वो अपनी चारपाई से उठकर सास की चारपाई पर आई और उनके पैर दबाने लगी। इतनी सेवा मत करो बहू, तुम्हारे जाने के बाद बहुत रोना पड़ेगा। बहू सिसकने लगी तो लगा कि वो कुछ कहना चाहती है। सास उठकर बैठ गई। पूरी बात सुनकर वे बड़ी देर तक चुप रह गईं। फिर उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए बोली, जमाना कितना खराब आ गया बिटिया। दिन गिरने पर अपनों की आंख का पानी भी मर जाता है। जब घर में ही डसने के लिए घात लगाने वाले पैदा हो गए तो ना मेरा रोकना ठीक रहेगा न तुम्हारा रुकना। हमारी जैसी बीतनी होगी बीतेगी। हम तो पके आम हैं, पता नहीं कब चूप पड़े। अभी तुमने जिंदगी में देखा ही क्या है, खेलने खालने की उम्र में ही तो सब बिगड़ गया। मन को समझा लिया है। हमारा तुम्हारा नाता बस इतने ही दिन का था। हम अपने रिश्ते के बंधन से तुम्हें ओरिन कर रहे हैं। मैं कल खुद ही तुम्हारे बप्पा को आने का संदेश भिजवाती हूँ। वो चुपचाप से सकती रही। सास उसका सिर सहलाती रही। फिर बोली, बनवारी की घटियारी को पानी की तरह पी जाना, बदनामी साथ लेकर जाना ठीक नहीं। संदेश तो गया, लेकिन इसके पहले कि उसकी बप्पा आते एक नई विपत्ति आ गई। मेड़ से फिसलकर सास के जांग की हड्डी टूट गई। दूध देकर आ रही थी, मेड़ पसीजी हुई थी, फिसल गई। बनवारी की मदद से टेम्पो में लाद कर ससुर अस्पताल ले गए। टेम्पो ने तो सवेरे 8 बजे ही जिला अस्पताल के गेट पर उतार दिया, लेकिन दोपहर तक बूढ़ी की भर्ती ही न हो सकी। पर्ची कटवाने के बाद बनवारी इसके उसके पास दौड़ता रहा। कभी कहा गया कि बेड खाली नहीं है, कभी कहा गया कि पहले एक्सरे कराकर दिखाओ, फ्रैक्चर होगा तभी भर्ती ली जाएगी। बूढ़ी बरामदी के कोने में लेटी कराहती रही। चूहे जैसी मूछ वाला नर्सिंग होम का एक दलाल अलग पीछे पड़ा था। वो रमेश्वर को समझाने में लगा था कि बिना टेंट ढीली किए कुछ नहीं होने वाला। अगर हड्डी टूटी होगी और ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सरकारी डॉक्टर भी बिना 10,000 एडवांस लिए हाथ नहीं लगाएगा। राड पड़ेगी तो उसके लिए भी 14-15 हज़ार गिनना पड़ेगा। तब हमारे नर्सिंग होम में अमेरिकन डॉक्टर से ऑपरेशन क्यों नहीं कराते? यहाँ तो अगर इन्फेक्शन हो गया, मतलब जहर फैल गया, तो सीधे पैर ही काट देंगे। बुढ़ऊ सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। अचानक कुची को धर्मराज वकील की याद आ गई। गांव के पद से देवर लगता है, यहीं कचहरी में होगा। बनवारी ने धर्मराज को फोन किया। थोड़ी देर में धर्मराज काला कोट पहने 3 साथी वकीलों के साथ 2 मोटरसाइकिल पर धड़धड़ाता हुआ आया। जो सामने पड़ गया उसी को घेर कर हड़काया, हमें पता है क्यों टरका रहे हो, सीधे सीधे कटोराई क्यों नहीं थाम लेते? तनख्वाह किस बात की मिलती है? 2-3 जगह हड़कंप मचाने के बाद बुढ़िया 4 बजे बेड तक पहुंची। नीचे से ऊपर तक का सारा स्टाफ मन ही मन उन्हें कोस रहा था। अब तो पत्रकार ही नाक में दम किए थे। अब काले कोट वाले भी पहुंचने लगे। जाते जाते धर्मराज ड्यूटी के डॉक्टर को हड़काता गया, पॉकेट से खर्च करके दवा खरीदने वाले मरीज नहीं हैं हम। जो दवा स्टोर में ना हो उसकी लोकल परचेज करके दीजिए। स्टोर में पहुंचने के पहले तो बिक जाती है, रहेगी कैसे?
एक्सरे हुआ तो पता चला कि फ्रैक्चर है, ऑपरेशन होगा। 15-20 दिन तक अस्पताल में और 2-2.5 महीने घर में बिस्तर पर लेटे रहना पड़ेगा। सही कहा था नर्सिंग होम के दलाल ने। पैसा न पाने के चक्कर में डॉक्टर 3 दिन तक ऑपरेशन टालता रहा। सवेरे कहता कि कल आएंगे, कल आता तो फिर कल पर टाल देता। देर होने से मवाद पड़ जाने का डर था। वार्ड बॉय और नर्स पहले दिन से ही डरा रहे थे कि जमराज से झगड़ा करके पार नहीं पाओगे तुम लोग। देहाती बुच, 1 इंच भी पैर छोटा हो गया तो जिंदगी भर भचकते हुए चलेगी बुढ़िया। उस वकील से कहो कि अपना रुआब कचहरी में ही दिखाए। इस बार आ गया तो हाथ पैर तुड़ाकर इसी वार्ड में भर्ती होना पड़ेगा। सारे मरीज पैसा दे रहे थे। तय हुआ कि देने में ही भलाई है। ऑपरेशन के पहले शाम को 10,000 गिनने पड़े। रॉड भी उसी दुकान से खरीदना पड़ा जहां डॉक्टर से पहले से कहा था। ससुर और पतोहू के बीच के ड्यूटी का बंटवारा हो गया। दिन में तो नर्स है, दाई है, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने पर आ जाती है, लेकिन रात में दाइयाँ और नर्सें भी इधर उधर झपकी लेने लगती हैं। बुलाने पर नहीं सुनती, इसलिए औरत मरीज़ के पास औरत तीमारदार का रहना ज़रूरी हो जाता है, खासकर तब जब मरीज़ हिलडुल पाने की स्थिति में ना हो, कपड़े बदलने के लिए या नीचे पैन लगाने के लिए। वो जानवरों का चारा पानी करके, खाना बनाकर, दूध दूहकर, अपना और सास का दोनों का जून का खाना लेकर शाम को बाजार से टेम्पो पकड़ती है। आधे घंटे में शहर, फिर टेम्पो अड्डे से पैदल अस्पताल, तब ससुर घर लौटते हैं। सवेरे जानवरों को चारा देकर शाम का खाना बना, खाना खाकर 9-10 बजे तक वापस अस्पताल पहुंचते हैं, तब वो लौटती है। उसकी सास के बगल वाले बेड पर एक 12-13 साल का लड़का है। पेड़ से गिरकर एक बाँह और एक पैर तुड़वा कर आया है। उसका बाप महीने भर का राशन रख कर चला गया तो फिर लौट कर नहीं आया। लड़के की माँ 1 जून रोटी सेकती है, 2 दिन खाती है। दाल सब्जी कुछ नहीं, बस चटनी रोटी। गजब की बोल का है। सोते जागते उठते बैठते या तो कुछ बताती रहती है या कुछ पूछती रहती है। कुच्ची को नर्सों की सफ़ेद वर्दी बहुत अच्छी लगती है, दूध की तरह सफ़ेद, एक भी दाग धब्बा नहीं। कितना साबुन खर्च होता होगा इनको धुलने में। ये लड़कियां एक भी गहना नहीं पहनती, नाक की कील के अलावा। चूड़ी बिंदी कुछ नहीं, कान तक सूना। कड़क नर्स बस एक ही है, बड़ी नर्स, ऊंट की तरह लंबी और पिपीरी की तरह पतली आवाज़ वाली। डांटने डपटने का बहाना खोजती रहती है। सास उससे बहुत घबराती है। उसकी आवाज़ सुनते ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करती है, लेकिन वो आते ही सीने पर थप थप मार के कहती है, पैर सीधा करो, करवट नहीं लेने का। फिर सुरती खाया क्या, मुँह खोलो। अपने सामने नीचे रखी बाल्टी में सुरती उगलवाती है, फिर कुच्ची को डांटती है, मना किया था ना, फिर क्यों दिया सुरती, डिस्चार्ज करके भगा देंगे, गंदी सब। बिना सुरती खाए रह नहीं सकती बुढ़िया, पेट फूल जाता है। कड़क के जाते ही कहती है, अब घर ले चल, आज ही ले चल, यहाँ एक दिन भी नहीं रहना। कितनी बदबू है चारों ओर। मेरी गृहस्थी बिगड़ी जा रही है। गृहस्थी तो सचमुच बिगड़ी जा रही है। तीनों प्राणी अस्पताल से नत्थी हो गए हैं। जानवरों का चारा पानी मुश्किल से हो पाता है। लगता था खेत परती रह जाएंगे। कोई अधिया पर बोने के लिए तैयार नहीं हुआ। 13 मुट्ठी के जवान बैल खूंटे पर बंधे बंधे खा रहे हैं, जोते कौन। आखिर एक दिन किराए का ट्रैक्टर मंगाकर किसी तरह बीज डाला गया। रोटोवेटर से 2 घंटे की जुताई के 2,000 रुपये लग गए। फरूही करना यानी क्यारी बनाना अभी बाकी ही है। धान तो कट गया था, लेकिन उसकी मड़ाई बाकी थी। तभी अस्पताल की दौड़ शुरू हुई। अब आए दिन अस्पताल में बादल के टुकड़े तैरते नजर आते हैं। पानी बरस गया तो खलिहान में ही सारा धान जम जाएगा। ऐसे में सास की चिंता गलत नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाने दे तब ना। अस्पताल आने पर तो लगता है सारी दुनिया ही बीमार है। हर जगह मरीजों का रेला। इमरजेंसी वार्ड का 1 नंबर बेड अंदर घुसते ही ठीक सामने पड़ता है। सवेरे की शिफ्ट वाली बूढ़ी मौसी इसे सबसे पहले रेडी करती है। उस दिन एक लड़का आकर उस पर बैठ गया तो उसने फौरन उठाया, उठो उठो, इसकी बुकिंग आने ही वाली है। आपको आने के पहले ही कैसे पता चल गया? हाँ बेटा, रोज आती है बिना नागा। कोई न कोई कहीं न कहीं से चल पड़ी होगी। उसके पास 1 मिनट का समय नहीं होगा। शाम तक तो रवाना भी हो जाती है। डिस्चार्ज।
तब तक सचमुच 18-20 साल की एक लंबी तगड़ी सांवली लड़की को पकड़े 3-4 लोग लाते हैं। वो दर्द से छटपटा रही है और वॉक वॉक करके कह करने की कोशिश कर रही है। बेड पर लिटाने के साथ हाथ पैर दबाकर उसकी उछलती देह को काबू में किया जाता है। वो बार बार उठकर भागने की कोशिश कर रही है। लगता है पेट में आग लगी है, मुंह से झाग निकल रहा है। डॉक्टर, नर्स और दाइयों के झुंड ने बेड को घेर लिया है। नाक के रास्ते पेट में प्लास्टिक की नली डाली जा रही है। नाक पर टेप लगाकर सेट किया जा रहा है। हाथ में इंजेक्शन के लिए वीगो लगाया जा रहा है। हाथ बांधो, पैर बांधो। छोटे पंप से पेट की सफाई शुरू हो गई। पेट में दवा पहुंचाई गई। इंजेक्शन लग गया। हाथ से फिसलती जिंदगी को बचाने के लिए युद्ध स्तर का प्रयास। डॉक्टर, नर्स जा चुके हैं। लड़की अब रोने लगी है। ऊपर झुकी दाई के गले में हाथ डालने की कोशिश करते हुए अस्फुट स्वर में बुदबुदाती है, बचा लो अम्मा, हमार बिटिया के मुंह दिखाए दो। धीरज धरो बिटिया, धीरज धरो। माया मौसी उसके आंसू पोंछती हैं, फिर मुंह फेर कर बुदबुदाती हैं, घंटा 2 घंटा में मुक्ति मिल जाए। इस बेड का नाम ही है पॉइजन बेड, जहर खाकर आने वाली औरतों के लिए रिजर्व। रोज इसी समय कोई न कोई आती है बिना नागा। सिर्फ औरतें, आदमी एक भी नहीं। सब 20-25 साल की उम्र वाली, ज़्यादातर सल्फास खाकर। गांव देहात के घरों में वही सहज उपलब्ध है। शाम को या रात में झगड़ा होता होगा, मार पड़ती होगी। आधी रात में खाकर छटपटाने लगती होंगी। लेकिन इतनी रात में कहाँ सवारी खोजें, सवेरे लेकर चलते हैं। तब तक जहर असर कर चुका होता है। लड़की धीरे धीरे शिथिल पड़ रही है। उबलती हुई आंखें पथराने लगी हैं। शाम होते होते खेल खत्म। चमकता हुआ शरीर मिट्टी हो गया। पलकें दबाकर अधकुली आंखें बंद की गईं। मरने का रुक्का बना, सफ़ेद चादर से ढकी, स्ट्रेचर पर लदकर चीर घर की ओर चल पड़ी। 7-8 बजते बजते बेड खाली। चादर बदलो, तकिया बदलो, अगले मेहमान के स्वागत की तैयारी। कौन थी, क्यों खाया जहर, हर दिन की अलग कहानी। अवैध गर्भ, पति द्वारा पिटाई, दहेज प्रताड़ना, तीसरी बेटी पैदा कर देना। बेड नंबर 7 बर्न बेड है। ये भी सवेरे सवेरे अपना चादर तकिया बदल कर तैयार हो जाता है। इस पर आने वाली औरतों में ज़्यादातर नवब्याहताएँ होती हैं। किसी की गोद में साल भर की बच्ची, किसी की गोद में 6 महीने की। वो बेड भी शायद ही कभी खाली रहता हो। जहर खाने वालियों की मुक्ति तो उसी दिन हो जाती है, लेकिन जलने वालियाँ 4-5 दिन तक पिहकने के बाद मरती हैं। कभी कभी पूरा शरीर संक्रमित होने में हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं। कितनी बहु बेटियां हैं इस देश में, रोज जलने और जहर खाने के बाद भी खत्म होने को नहीं आ रही हैं। सवेरे घर वापसी से पहले अब कुछ इमरजेंसी के 1 नंबर और 7 नंबर बेड का एक चक्कर जरूर लगाती है। लौटकर सास को आंखों देखा हाल बताती है। फिर पूरे दिन उदास रहती है। दुनिया को जितना नज़दीक से देखती है उतनी ही दुखी होती है। उस दिन वापस घर पहुंची तो देखा बैलों के खूंटे सूने पड़ गए थे। गाय और भैंस रह रहकर रंभा रही थी। शायद पगाह उड़ाकर आस पास चरने चले गए हों। वह ग्वाड़े पिछवाड़े देख आई। तब तक सुलक्षणी आती दिखी। किसी के न रहने पर वो इधर का एक आध चक्कर लगा जाती। उससे पूछा, बिक गए? बिक गए? हाँ, पैकवार 2 दिन से आ रहा था, आज सौदा पट गया, सवेरे ही तो हाँ कर ले गया। वो चुप रह गई। बेचने के पहले ससुर ने कोई चर्चा तक नहीं की। हो सकता है सास से सलाह की हो। जाते हुए दोनों को देख भी न पाई। थके कदमों से चले गए होंगे। गाय और भैंस उन्हीं की याद में रंभा रही हैं। पता चला कि सास को भी नहीं मालूम। उनसे भी कोई राय सलाह नहीं की। बेचने के बाद सारे दिन उनके पास बैठे रहे, लेकिन तब भी नहीं बताया। अगले दिन सास ने पूछा तो बोले, अब कौन उन्हें खिलाता और कौन जोतता, मेरे वश का तो नहीं है। बेकार बांधकर खिलाने का क्या मतलब। कभी चर्चा भी नहीं किए, पूछे भी नहीं। किससे पूछते? तुमसे, जो लंगड़ी होकर यहाँ पड़ी हो, कि बहू से, जो आज गई कि कल। कितने में फेंके? 16,000 में। 20,000 में तो 2 साल पहले बेटा खरीद कर लाया था, तब 4 दांत के थे, अब 25,000 से कम के न थे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बजरंगी की अम्मा, अब कुछ न पूछो न बताओ। शाम को पहुंची तो बूढ़ी उसके गले में बांह डालकर रोने लगी। सब बिगड़ गया बिटिया, उस एक के जाते ही सब बिगड़ गया।
भगवान तेरे पेट में एक बिरवा रोप दिए होते तो हम जी जाते। तब मैं थोड़े तुझे कहीं जाने देती, उसी के सहारे हम सब जिंदगी काटते थे। सास को खिलाने और दवा देने के बाद वो फर्श पर बिछे अपने बिस्तर पर लेटी तो फिर उसकी आंखों में बजरंगी का चेहरा नाचने लगा। गुलाबी मसूड़ों वाला हंसता हुआ चेहरा, शरारत से चमकती आंखों वाला। वे दिन में उसे कुच्चो रानी, रात में कंचनजंघा कहते थे। कहीं से आते तो कोठरी के एकांत में पहले उसके स्तनों को दबोचते हुए फिर पूछते, ये बायां वाला दाहिने से छोटा क्यों है? इसे भी महीने भर में दाहिने के बराबर कर देना है। कभी कहते, माँ बाप ने मेरा नाम बजरंगी रखा है, मुझे बाल ब्रह्मचारी रहना था, तुमने आकर सब भरबंड कर दिया। मैं क्या तुम्हें बुलाने जाती हूँ? कहीं से आते जाते हो तो सीधे कोठरी में ही घुस आते हो। दिन में तो ब्रह्मचारी रहा करो। वे भी इंतजार कर रहे थे उस बिरवे के अखवाने का। उन्होंने तो नाम भी सोच लिया था, बाल किशन। उसके पेट को सहलाते हुए पूछते, कब आएगा रे मेरा बाल किशन? फिर पेट से कान सटाकर कहते, शायद आ गया। किलकारी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। उमड़ते आंसुओं को आंचल से पोंछते हुए वो बुदबुदाई, हम तुम्हें तुम्हारा बाल किशन नहीं दे सके राजा। कल से ही उसकी छवि मन में बसी है। कल शाम बितानू आया था, बजरंगी का हेल्पर। पता चला कि अम्मा अस्पताल में भर्ती हैं तो देखने चला आया। कह रहा था कि बड़े मिस्त्री यानी कि बनवारी की खोपड़ी में पैसे की गर्मी घुस गई है। अब वो उसको और तेल नहीं लगाएगा, खुद अपना काम शुरू करेगा। उसने बताया कि बड़े मिस्त्री के पास बोरिंग का जो सामान है उसकी खरीद में आधा पैसा बजरंगी भैया का लगा है। अगर बंटवारा करके आधा सामान उसे दिला दिया जाए तो उसका काम चल निकले। वो महीने महीने किराया देता रहेगा। ये बात तो सीधे बाबू से कहो बितानू, मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ। अच्छा भाभी, ज़मीन वाला कागज़ बड़े मिस्त्री ने भैया को दे दिया था कि नहीं? कौन सी ज़मीन? पिछले साल दोनों भाइयों ने बाजार में दुकान खोलने के लिए साझे में ज़मीन खरीदी थी। उसकी रजिस्ट्री का कागज़ बड़े मिस्त्री के पास था। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि 4-5 महीना पहले उसी के लिए दोनों भाइयों में कुछ कहासुनी हुई थी। कुच्ची ने बितानू का स्टूल अम्मा के सिरहाने रखवाते हुए कहा, ज़रा अम्मा को बता दो ये बात। बूढ़ी ने भी ऐसी किसी ज़मीन या कागज़ की जानकारी से इनकार कर दिया। फिर कहा, बितानू बेटवा, तुम ये बात हमारे बुढ़ाऊ के कान में ज़रूर डाल देना। एक और शंका पैदा कर दी बितानू ने, जैसे पिचाली हैं बड़े मिस्त्री, हो सकता है रजिस्ट्री में बजरंगी भैया का नाम ही न डलवाए हों। सास बहू उनका मुंह देखने लगी। ऐसा न होता तो बड़े मिस्त्री कागज़ देने में आनाकानी क्यों करते? सही बात दोनों के मुंह से एक साथ निकला। इसलिए काका से कहिए कि रजिस्ट्री ऑफिस जाकर पता लगाएं। अगर लिखते समय ही धोखा हो गया होगा तब तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर कागज़ में दोनों भाइयों का नाम है तो अपना हिस्सा नपवाकर फौरन बाउंड्री करवा लें। अगर बड़े मिस्त्री ने मकान बनवाकर पूरी ज़मीन घेर ली तो ताज़ जिंदगी कब्जा नहीं मिलेगा। दोनों औरतों के सिर एक साथ सहमत में हिले। फिर बूढ़ी बोली, इसका पता तुम ही लगा सकते हो बाबू, बुढ़ऊ के बश का नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती काकी, बड़े मिस्त्री बजरंगी भैया को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? घर क्यों ले आए? अगर वहीं से लेकर अस्पताल भागे होते तो हो सकता है भैया की जान बच जाती। वही जहरीली दारू 2 लेबर भी पिए थे, उन्हें लोग सीधे मेडिकल कॉलेज ले गए और उनकी जान बच गई। दारू तो वे कभी पीते नहीं थे? 1-2 बार पिए थे। दारू कहाँ मिली? मधुबन के जंगली सिंह ने नई बोरिंग कराई थी। उसी दिन बिजली का कनेक्शन हुआ था, उसी का जश्न था। बड़े मिस्त्री एक खराब मोटर चेक करने चले गए थे। उनके लौटने में देर होने लगी तो ये लोग पीने लग गए। जब तक बड़े मिस्त्री लौटे तब तक इन लोगों की हालत खराब होने लगी तो बड़े मिस्त्री पीने से बच गए। तब से कुच्ची को लग रहा है कि जेठ ने जानबूझकर खुद को जहरीली दारू पीने से बचा लिया, उनको अस्पताल पहुंचाने में देर कर दी। ज़मीर और दारू के बीच में कुछ कनेक्शन ज़रूर है। सारी दुनिया के मर्द कहते हैं कि औरत के पेट में बात नहीं पचती। तुम भी हमें विश्वास लायक नहीं समझे राजा। टूटे हाथ वाला लड़का डिस्चार्ज हो गया, लेकिन जाने के पहले उसकी माँ ने कुच्ची को एकांत में ले जाकर बहुत खाते पीते घर के एक विधुर लड़के के बारे में बताया।
अब इस बुढ़िया का पैर दबाने से क्या मिलने वाला है? अपने बाप को मेरे पास भेजना। उसी ने सारी नर्सों, दाइयों और वार्ड बॉय तक को बता दिया कि कुच्ची का आदमी मर गया है और वो जल्दी ही उसके लिए दूसरे मर्द का इंतज़ाम कर रही है। एक नर्स है कुट्टी, लंबी पतली सांवली, लंगड़ी, हिंदी बोलने वाली। उसको देखकर लंबी मुस्कान बिखेरती है, कहती है, मेरा तेरा एक नाम, कुच्ची और कुट्टी। तो दोनों सिस्टर सिस्टर हुआ। एक दिन मुस्कुराकर पूछा, दूसरी शादी कब बनाएगा? कुच्ची भी मुस्कुराई, जब तुम बनाएगा। ना बाबा, हम तो कभी नहीं बनाएगा। क्यों? हमको जलने से बहुत डर लगता। दारू पी कर आएगा और केरासन डालकर जला देगा। लेकिन बाद में पता चला इसके तो एक बेटा भी है, 7-8 साल का। एक दिन बस्ता टांगे स्कूल से अस्पताल आ गया था। कुच्ची ने पूछा, तुम्हारे तो बच्चा है। बच्चा बनाया, मगर शादी नहीं बनाया। तो बच्चा कैसे बनाया? बच्चा एक फ्रेंड से गिफ्ट लिया, उसके साथ महीने भर सोया और बच्चा मिल गया। फ्रेंड बोला, शादी बनाएगा? हम बोला नहीं, हस्बैंड बनते ही लवर डेमन बन जाता है। डेमन समझती हैं? मर्द की ज़रूरत तो पड़ती है ना। कुच्ची मुस्कुराई, ज़रूरत पड़ने पर मर्द मिल सकता, ज़रूरत पड़ने पर बच्चा मिल सकता। सैंडल खटखटाकर जाती हुई कुट्टी मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, मर्द नहीं, हस्बैंड खतरनाक होता। फिर अगले दिन कुट्टी ने पता नहीं क्या क्या बताया। क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। एक हीरोइन ने एक खिलाड़ी से गिफ्ट लिया, एक लेडी डॉक्टर ने बीज बैंक से गिफ्ट लिया। बाहर के मुल्कों में तो जाने कब से गिफ्ट का लेन देन चल रहा है। गिफ्ट माने भेंट, माने चिन्ह, माने निशानी। मुंदरी और रुमाल का गिफ्ट तो सुना था उसने। अब ये बच्चे का गिफ्ट, ये भी चलन में आ गया है। उस दिन शाम को कुच्ची ने जानवरों की सरिया में मच्छरों को भगाने के लिए भूसे के ढेर में नीम की पत्तियां मिलाकर धुआं सुलगाया। भैंस लगाया, दूध उबलने के लिए आंगन में अंगीठी की आंच पर रखा और बगल में मचिया पर बैठकर सब्जी काटने जा रही थी कि किवाड़ खुलने की आहट आई। देखा तो बनवारी सीधे उसी पर नजर गड़ाए आधे आंगन तक आ गया था। वो सिर से पैर तक जल भुन गई। न खांसना न खखारना। खांस खखार कर घर के अंदर आने का मर्दों का कायदा रहा है, ताकि औरतें अपना कपड़ा लत्ता सही कर लें। पता नहीं कौन किस हालत में है, पहने ओढ़े है कि उघार है। पता तो है इनको कि मैं घर में अकेली हूँ। वो गुस्से से कांपने लगी। घूंघट नहीं किया, सीधे मुंह उठाकर देखा। अंदर ही अंदर सावधान हो गई। जरा आग देना रे छोटकी, बीड़ी जलाना है। उठकर खड़ी हो गई। अकेली औरत के आंगन तक चोर की तरह घुस आए। बाहर सरिया में उतनी आग सुलग रही है, वो नहीं दिखाई पड़ी। ऐसी शुरुआत की उम्मीद नहीं थी बनवारी को। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उससे ज्यादा आग तो मेरे दिल में जल रही है छोटकी, तुमको दिखाई पड़े तब ना। मुझे जो दिखाई पड़ रहा है उससे परले आ जाएगी। खैर इसी में है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। हंसिया वाला हाथ हवा में लहराते उसने ललकारा, बाप की तरह लगते हो और राल चुआते शर्म नहीं आती। पहले मेरी बात तो सुनो कुच्चन, मुझे दुश्मन क्यों समझती हो? मैं दोनों को रख लूँगा। इस घर में तुम राज करो, उस घर में सुलक्षणी। कहीं जाने की ज़रूरत क्या है? कान खोलकर सुन लो, हमारी राहें जुदा हैं और जुदा रहेंगी। फिर कभी मेरी राह काटने की कोशिश की तो अपने और तुम्हारे खून की धार एक कर दूंगी। अब क्या क्या कहने की सोच कर आया था। सोचा था कहेगी, मुझे पता है कैसे रखोगे। आधी रात में जेठानी की घस पीटने के पीटते हो और उसका अल्लाना सारा गांव सुनता है। वो कहता, कसम ले लो जो तुम्हें फूल की पंखुड़ी से भी मारूं, रानी बनाकर करेजे में रखूंगा। तब हो सकता है मुस्कुरा देती, लेकिन यहां तो शुरुआत ही बिगड़ गई। अपने 50 साला हेल्पर नसीर को वो औरतों के मामले में उस्ताद मानता है। कई दिन से उस्ताद के साथ सोच विचार चल रहा था। आगे पीछे की सारी संभावना सोचकर उस्ताद ने डायलॉग तैयार कराए थे। कहा था वो औरत ही क्या जो सीधे सीधे हाँ कर दे। औरत की नामे ही हाँ छिपा रहता है। उसे पहचानने की नज़र चाहिए, लेकिन उसे तो कहीं से भी हाँ के लक्षण नज़र नहीं आते। उस्ताद ने कहा था कि वो मर्द ही क्या जो ना सुनकर पीछे हट जाए। हिम्मत और हिकमत से टेढ़ा काम भी बन जाता है। अकेले में मिल गई
और नहीं मानते तो आगे बढ़कर गिरा देना। हो सकता है दिखाने के लिए थोड़ी देर हाथ पैर झटके, लेकिन अंत में चुप हो जाएगी। और अगर चीखी चिल्लाई भी तो तुम्हारा क्या, वही बदनाम होगी और धीरे धीरे टूट जाएगी। मुंह काला कर दो तो कहीं जाने की लायक रहेगी ही नहीं। आज सवेरे से ही वो तैयारी में था, काम पर नहीं गया। बाजार जाकर फकीरे की सैलून में दाढ़ी बाल बनवाया, मूछें कटवाई, उनमें पके बाल नुचवाए, नहाया धोया, तेल लगाया, कुर्ता धोती पहना, जूता मोजा डाटा, सुलक्षणी को चरी काटने भेजकर निश्चिंत हो गया। पता था कि कागा अस्पताल में है, वो घर पर अकेली है। मान जाती तो लोई लग जाती। इससे तो जो बेटे पैदा होते हुए जवान होने पर हरियाणा नस्ल के सांडों की तरह दिखते, 4-5 भी हो जाते तो सारे गांव को पानी पिला देते। जिधर से हंकड़ते हुए निकलते लोग राह छोड़कर हट जाते। सुलक्षणी के पेट से तो मरकट जैसे पैदा हुए हैं तीनों। एक लठ पड़ जाए तो पोंक मारे। कुच्ची की आंखों में उतरा खून देकर उसे प्यार मोहब्बत के सारे बोल भूल गए। हंसुए की धार के आगे कोई हिकमत नहीं सूझ रही है, लेकिन औरत के आगे से मैदान छोड़कर हटना, वो फिर से हिम्मत जुटाता है। सूखे होंठ चाट कर दहाड़ने की कोशिश करता है। तो तू भी तो कान खोल कर सुन ले। इस गांव में एक ही शर्त पर रह सकती है, मेरी जांघों के नीचे बिछना कबूल करके, वरना भागना पड़ेगा, सीधे नहीं तो टेढ़े। मैं किस घाट लगूंगी ये तो ऊपर वाला ही जाने। जिंदा रहूंगी या कहीं बह बिला जाऊंगी क्या पता, लेकिन इस जन्म में तेरी जांग के नीचे नहीं बिछूंगी। ये बात तू गांठ बांध ले, दगाबाज हत्यारा कहीं का। बनवारी एक कदम पीछड़ते हुए फुफकारते हुए किवाड़ के पास तक गया, फिर झटके से सीधा हुआ। हैं, ये कौन? लाले लोहार की बहू कब से किवाड़ से सटी खड़ी है। वो रुका नहीं, उस पर उड़ती सी नजर डालकर गली में गायब हो गया। 15 दिन में ही डॉक्टरों ने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। बूढ़ी से मिलने आई पहाड़ों की औरतें अचरज करती हैं। डॉक्टरों ने नहीं, मेरी इस बहू ने। बूढ़ी पास खड़ी कुच्ची की कलाई पकड़ते हुए कहती है, सगी बेटी भी पेशाब पाखाना साफ करते हुए एक बार घिनाएगी, लेकिन यह तो बेटी से भी बढ़कर निकली। इसी की सेवा से उठकर खड़े हुए हैं। कुच्ची ने बताया, लोहे की छड़ डालकर नट बोल्ट से कस दिया और ऊपर से मांस चमड़ा चढ़ाकर ढक दिया है। अरे गजब, उन्हें तो यकीन नहीं होता। ये जो लोहे का गोला है इसे वॉकर कहते हैं। इसके सहारे धीरे धीरे चल सकती हैं। बस टूटे हुए पैर पर महीने भर जोर नहीं डालना है। 3-4 महीने में हड्डी पूरी तरह जुड़ जाएगी। इस बीच दिशा मैदान के लिए उठते बैठते समय किसी का सहारा लेना पड़ेगा बस। राम करे तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। बूढ़ियाँ आसीसती हैं। बूढ़ी कुच्ची का हाथ पकड़े पकड़े कहती है, लगता है पिछले जन्म में मेरी बेटी थी। कुच्ची का बाप आया और सारी बात जान समझकर लौट गया। जैसे इतने दिन बीते वैसे 4 महीना और सही। बनवारी ने सुलक्षणी को बूढ़े बूढ़ी का दिल जीतने के काम में लगा दिया। दिल जीतना और सास बहू के बीच शंका और झगड़े का बीज बोना। जितनी जल्दी शंका का पेड़ फल देगा उतनी जल्दी औरत यहाँ से दफा होगी। वो खुद भी सुबह शाम हाजिरी लगाने की कोशिश करेगा। बुढ़ऊ का दिल जीतने के लिए ज़्यादा उद्यम करने की ज़रूरत नहीं है। नहाते समय पहुंचकर हैंडपंप चला देने या गीली धोती धोकर फैला देने भर से खुश हो जाने वाला जीव है बुढ़ऊ। बूढ़ी को सिर में तेल लगाकर कंघी करके और जुआ निकालकर खुश कर देगी। सास को खुश करने का सबसे कारगर हथियार है बहू के काम में मीन मेख निकालना। सुबह शाम दिशा मैदान लेकर चली जाए तो अकेले में चाहे जितना कान भरे। सुलक्षणी की सेवा देखकर तीनों प्राणी खुश भी हैं, हैरान भी। इसका मतलब दिल की बुरी नहीं है सुलक्षणी, लेकिन बनवारी के स्वभाव में आई नरमी और अपनापन जरूर अचरज में डालता है। सिर्फ कुच्ची को बनवारी का सामने पड़ना बर्दाश्त नहीं होता। वो सामने से हट जाती है। एक जल्दबाजी को लेकर बनवारी पछता रहा है। जब बूढ़ी अस्पताल में थी तो उसने साझी आबादी की ज़मीन का 2/3 घेर कर अपनी सरिया की नींव डाल दी, जबकि कायदे से उसका हक आधी ज़मीन पर ही बनता है। नींव डाली तो डाली, उसका एक मुहार यानी कि द्वार भी काका की तरफ खोल दिया। अब ये तो कोई भी समझ सकता है कि जिस दिन वो इस मुहार के सामने 4 खूंटे गाड़ देगा, लगभग सारी ज़मीन उसके कब्जे में आ जाएगी। ये काम करने का सही समय अभी नहीं आया था, पर चूक हो गई। भगवान करे इस चालाकी पर काकी की नज़र न पड़े।
काका की तो नहीं, लेकिन काकी की नज़र इस पर अस्पताल से लौटते ही पड़ गई। पहले उसने कुच्ची की खबर ली। कुच्ची ने दुहाई दी कि हिस्सेदारी का मामला उसकी समझ में नहीं आया। तब बूढ़ी ने बुढ़ऊ को जाकर काम रुकवाने के लिए कहा, लेकिन बुढ़ऊ की टोकने की हिम्मत नहीं पड़ी। उल्टे बूढ़ी को ही समझाने लगे, उसकी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, वो तो अब गिरने से रही। वो झगड़ालू आदमी है, अपने दिल खराब चल रहे हैं, हमेशा के लिए बिगाड़ हो जाएगा। जब नींव खोद रहा था तब उसकी आंखें फूट गई थी। मुझे एक मौका कहाँ मिला पिछवाड़े जाकर देखने का, सारा दिन तो अस्पताल में बीत जाता था। और अब हमारे आगे पीछे कौन है, किसके लिए टंटा किया जाए। इतनी जल्दी मरे भी तो नहीं जा रहे हैं, अभी से धनुहा बांध रखने से कैसे बीतेगी। लेकिन बुढ़ाऊ उधर झांकने नहीं गए। एक दिन कुच्ची को एक किनारे ले जाकर सुलक्षणी बोली, तेरे लिए एक लड़का ढूंढा है, एकदम गबरू जवान, मेरे जीजा का छोटा भाई है, तू देखते ही मोहित हो जाएगी। कुच्ची उसका मुंह ताकने लगी। मेरे घर आकर बैठा है, बंबई कमाता है, चल दिखा लाऊं। दीदी, उनको पहले बप्पा के पास भेजो, जो करेंगे बप्पा ही करेंगे। अरे, उसके साथ सोना तुझे है कि बप्पा को? पहले तुझे तो पसंद आए। फिर उसको गुदगुदाते हुए हंसी। अच्छा, तू बाल्टी लेकर हैंडपंप तक आ जा, वो तो देख ले अपनी महारानी को। फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचते हुए समझाया, सोने जैसी जवानी को अकेले गलाकर रांगा करने में कौन सी अकलमंदी है। एक दिन शाम को बितानू आया। सुलक्षणी के रहने तक इधर उधर की बातें करता रहा। उसके जाने के बाद बताया, कालिका बनिया की ज़मीन खरीदी गई है। कालिका ने बताया कि लिखाते समय दोनों भाई मौजूद थे। दोनों भाइयों के दस्तखत हुई थी। सुनकर तीनों प्राणी देर तक ऊब चूब होते रहे। बनवारी को कागज देना होता तो हनुमान के जिंदा रहते ही दे देता। कागज पाने का कोई और रास्ता नहीं है। अरे है क्यों नहीं, रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा। कालिका से रजिस्ट्री की तारीख पता करके काका के नाम से नकल की दरखास्त लगानी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा खर्चा लगेगा, तो वही करो, जो भी खर्चा लगेगा देंगे। बूढ़ी बोली, ठीक है। बितानू उठते हुए बोला, और बोरिंग के सामान का क्या सोचा काका? दिला देते तो मेरा काम भी शुरू हो जाता। मैं दिलाऊंगी बितानू बेटवा, मुझे ठीक हो जाने दो। यह तो बनवरिया के सामने पड़ते ही गूंगे हो जाते हैं। बितानू के आने की खबर पाकर चौंक गया बनवारी। पता नहीं क्या लगाई बुझाई कर गया होगा, उसका रास्ता बंद करना होगा। सुलक्षणी को पता है बुढ़ऊ के मुहिए का ठुकवा और पना बहुत पसंद है। ठुकवा तो कई दिन पहले बनाकर खिला गई थी, आज पना बड़ा बनाकर लाई है। बूढ़ी कहती है, क्यों परेशान होती है? इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं आपकी बहू नहीं हूं। वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो तेरी देवरानी है पकाने खिलाने के लिए। जब नहीं रहेगी और मेरा जांगर घट जाएगा तो तेरे सिवा दूसरा कौन है खिलाने वाला। सुलक्षणी के जाने के बाद कुच्ची कहती है, अम्मा, मेरा मन नहीं करता कि इसके हाथ का बना खाना खाऊं। इन दोनों के मन में चोर है, क्या पता किसी दिन जहर खिला दें। हो सकता है। बुढ़ऊ बोले, बनवरिया कुछ भी कर सकता है। लाओ, कुतवा को खिलाकर देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। पागल हो गए हो क्या? बूढ़ी डांट लगाती है। कुतवा बेचारे की जान लेने की क्या जरूरत है? अरे अंधेरा हो गया है, ले जाओ, पूरे में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। कई दिन बाद बूढ़ी के सिर में तेल लगाते हुए सुलक्षणी ने गोली दागा। एक बात बताना चाहती हूँ अम्मा, फिर सोचती हूँ बताऊँ कि ना बताऊँ। बताना, क्या बात है? घर के आदमी की शिकायत भी तो नहीं करते बनता। बुझव्वल क्यों बुझाती है, साफ साफ बोलना। 3-4 दिन हुए। सांझ के झुटपुटे में मैंने देवरानी और बितानू को बैलों की सरिया से मुस्कुराते हुए आगे पीछे निकलते देखा था। क्या कह रही है? हाँ अम्मा, आपकी कसम, एक बार तो मुझे भी अपनी आंख पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इतना अंधेरा भी नहीं था कि पहचान न पाऊं। बूढ़ी ने मौन साध लिया। मेरी मानो तो इस आग के गोले को जितनी जल्दी हो सके दफा करो। मैं तो हूं ही सेवा टहल के लिए, मुझे पराई क्यों समझती हो? एक लंबी हुंकारी। पता नहीं देवरानी को उस नटुल्ले में मिल क्या रहा है। इतना सुंदर लड़का मैंने दिखाया था। तूने दिखाया था? कब? कई दिन हुए। कहाँ? यहीं घर पर। मेरे जीजा का भाई है। मैंने तो कहा कि अम्मा को भी दिखा दें।
आपको बताया भी नहीं? अरे यही कपट खेला मुझे अच्छा नहीं लगता। बूढ़ी से कुछ कहते नहीं बना। बितानु की सूचना से तीनों प्राणियों के मन में खदबदाहट बढ़ गई। बूढ़ी के बहुत दबाव डालने पर एक दिन बुढ़ऊ ने जमीन की चर्चा छेड़ी। कैसी जमीन? बनवारी बौखला गया। जिसे कालिका बनिया से दोनों भाई साझे में खरीदे हो। साझे में? कौन कहता है? अरे मैंने खरीदा है तनहा। कागज में तो हनुमान को अभी दस्तखत है। दस्तखत तो है लेकिन खरीदार के तौर पर नहीं, गवाह के तौर पर। फिर पूछा, किसने पढ़ाई है पट्टी? बितनवा ने तो नहीं? काला नाग है, ऐसी जगह डसेगा कि पानी भी नहीं मिलेगा। अपना बोरिंग का काम शुरू करना। हाँ हाँ, खूब कराओ बोरिंग। होंठ ऐंठ गए बनवारी के। बढ़िया से कर देगा, इसलिए रोज घर में घुसाए रहते हो। लाख चाहने के बावजूद बनवारी अपनी तलखी दबा नहीं सका। उसे ये भी लगा कि प्यार मोहब्बत का दिखावा आगे काम नहीं आने वाला। सुलक्षणी का भी मानना है कि बूढ़ी के पेट से कोई बात निकाल पाना महा मुश्किल। कुछ पूछते ही गूंगी बन जाती है बुढ़िया। अच्छा ऐसा कर, अब जिस दिन वहां बितनुआ आए उसे बहाने से घर के अंदर बुला, फिर आवाज देकर कुच्ची को भी बुला ले और बितनुआ की कमर पकड़कर लटकते हुए चिल्लाना शुरू कर दे कि हरामजादे, मेरा ही घर मिला तुझे घटियारी करने के लिए। घसीट सके तो चप्पल से पीटते चिल्लाते हुए उसे घर से बाहर घसीट ला। तब तक 5-10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उन्हें बता कि तूने देवरानी के संग उसे बदमाशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तू इतना कर दे तो आगे मैं देख लूंगा। एक ही झटके में दोनों खेत हो जाएंगे। झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ सच क्या होता है? 4 बीघे के लिए तो आदमी दिन दहाड़े सगे बाप को काट देता है। लेकिन सुलक्षणी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बितानु इधर दिखाई ही नहीं पड़ा। बनवारी की निराशा बढ़ती जा रही है। लगता नहीं कि ये औरत यहाँ से जाएगी। इसका बाप भी नहीं पता कहाँ मर गया। वो इतना बेचैन हो गया है कि उसका हेल्पर नसीर उसे ब्लड प्रेशर जांच कराने की सलाह देने लगा। ये कहानी थी कुच्ची का कानून। इसका पहला भाग आपने सुना। अगला भाग आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए लाता रहता हूँ साहित्य से जुड़ी चर्चाएँ, कहानियाँ और कविताएँ। अपना ख्याल रखिए और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।